सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टिप्पण एवं टिप्पणी के बारे में, प्रारूपण के बारे में एवं प्रतिवेदन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं टिप्पण एवं टिप्पणी से और समझते हैं कि ये क्या है। टिप का अर्थ होता है भेजना तथा टिप्पण का अर्थ है टीका। जब भी कोई पत्र किसी कार्यालय में पहुंचता है तब उनके साथ एक ऐसा सिलसिला प्रारंभ हो जाता है जो उसके निपटान तक लगातार चलता रहता है। जब किसी पत्रादि के निपटान के लिए कोई कार्यवाही होती है तो उसे टिप्पण कार्य कहते हैं। इस प्रकार टिप्पण का अर्थ हुआ भेजे जाने वाली टीका के संबंध में किया गया क्रियाकलाप। हर एक दफ्तर में विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं के समय समय पर पत्र आते ही रहते हैं। इन पत्रों का उत्तर भी दिया जाता है। इस उत्तर के अंदर उस संस्थान के अनेक चरणों के कर्मचारियों के सुझाव, तथ्य, सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। अंत में यह टिप्पण कार्य उस अधिकारी के पास पहुंचता है जो अंतिम निर्णय दे सके। इसके अंतर्गत सभी सुझाव जो लिखे जाते हैं उन्हें टिप्पणी कहा जाता है तथा इस पूरी प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। टिप्पण का प्रतिफलित स्वरूप ही टिप्पणी है। अनेक सरकारी परिभाषाओं से यह ज्ञात हो सकता है कि किसी मामले का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए तर्क पर आधारित स्वतः पूर्ण सामग्री की प्रस्तुति को टिप्पण कह सकते हैं तथा टिप्पणी अर्थात सामग्री जिस लेख के रूप में लिखकर लेखक प्रस्तुत करता है उसे हम टिप्पणी कहेंगे। टिप्पण एवं टिप्पणी अलग नहीं है। टिप्पण एक लिखित अभियुक्ति है। अब पढ़ते हैं हम टिप्पणी के प्रकार। टिप्पणी के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य टिप्पणी। जब हमें हमारी बात को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में बताना होता है या प्रस्तुत करना होता है एवं इसमें इतिहास के बारे में जब नहीं लिखना होता है तब हम सामान्य टिप्पणी का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है स्वतः स्पष्ट टिप्पणी। इसके अंदर हमें टिप्पणी करने से पूर्व उसके इतिहास के बारे में विस्तारित रूप से लिखना होता है। तीसरा है विभागीय टिप्पणी। यह टिप्पणी एक समझौते के हिसाब से लिखी जाती है। जब बहुत सारे दफ्तरों या विभागों के बीच में बातचीत हो तो उसके बाद जो टिप्पणी जारी की जाए उसे विभागीय टिप्पणी कहा जाएगा। चौथा है नियमित कार्यालयीय टिप्पणी। नियमित कार्यालयीय टिप्पणी सबसे अधिक छोटी एवं संक्षिप्त टिप्पणी होती है जिसका कार्यालयों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं टिप्पणी के महत्व की या टिप्पण के महत्व की। यदि दफ्तर चाहे तो किसी भी आने वाले पत्र के उत्तर का सीधा प्रारूप तैयार करके उसे अधिकारी द्वारा अनुमोदित या हस्ताक्षरित करवा सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि कल को अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई प्रश्न उठे तो उसके प्रत्युत्तर में उन सभी परिस्थितियों, कारणों का हवाला दिया जाता है और यह सभी परिस्थितियां आदि टिप्पणी दर्शाती है। अब हम बात करते हैं टिप्पण लेखन के सिद्धांत की, यानी कि टिप्पण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है मूल पत्र पर टिप्पण का कार्य न करना, यानी कि जो पत्र आवती में है उन पर हमें टिप्पण कार्य नहीं करना चाहिए तथा एक निर्धारित कागज पर ही टिप्पण कार्य करना। दूसरा विषय का उल्लेख करना, उसे विस्तारित रूप से बताना। तीसरा अनुच्छेदों को संख्याबद्ध करना। चौथा पत्राचार का संकेत करना। पांचवा प्रथम पुरुष का प्रयोग न करना, मैं, मेरा आदि शब्दों का प्रयोग ना करना। छठा पूरी बातों को स्पष्टता से लिखना। सातवां नियमित कार्यालयीय टिप्पणी जो कि सबसे संक्षिप्त टिप्पणी होती है उनका इनमें प्रयोग कम से कम करना। और आठवां स्याही से लिखना अथवा टाइप करना। अब बात करते हैं हमारे अगले विषय की जो कि है प्रारूपण। जब हिंदी राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि हो रही थी तब प्रारूपण जैसे कई अनेक परिभाषित शब्दों को हिंदी की भाषा में सम्मिलित किया गया था। यह एक अंग्रेजी शब्द नोटिंग से लिया गया है। इसे हम प्रलेखन, आलेखन, मसौदा या मसविदा भी कहते हैं। यदि किसी कार्यालय में मेज़ कुर्सियां टूट गई हैं, एक उदाहरण के लिए, तो उससे संबंधित सहायक जो भी उस कार्यालय में होगा वह एक टिप्पण लिखकर सक्षम अधिकारी जो कि उसे अनुमोदित कर सकता है उसे सूचित करेगा। यदि हमें अगर नई कुर्सी या मेज़ खरीदने की आवश्यकता पड़ गई तो उस स्थिति में एक निविदा यानी कि टेंडर भी लेगा। अब यह टेंडर उन सभी दुकानों में जाएगा जहां पर सबसे कम दाम में कुर्सी और मेज़ बेची जा सकती है। यह निविदा फिर प्रेसों में छपने के लिए जाएगा
और उसके बाद जिसकी निविदा स्वीकृत यानी एक्सेप्ट होगी उसे अधिकारी द्वारा सामग्री भेजने के पत्र में जो भी पत्र होगा उसके प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया को ही प्रारूपण कहते हैं। तो प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट और प्रारूपण अर्थात ड्राफ्टिंग। अब बात करते हैं प्रारूपण के तत्वों की। पहला है कि प्रारूपण हमेशा शुद्ध अर्थात अंक आंकड़ों दिनांक क्रमांक आदि में सब ठीक होना चाहिए। दूसरा, स्पष्ट होना चाहिए, विषय तथा कथ्य की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, प्रारूपण और प्रारूप बहुत संक्षिप्त किंतु विषयनिष्ठ होना चाहिए तथा भाषा का सरल शुद्ध एवं विनीत प्रयोग किया जाना चाहिए। पांचवा है परंपरागत पद्धति का अनुकरण करना अपेक्षित होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रारूपण के क्या गुण और विशेषताएं हैं। प्रारूपण में उच्चाधिकारी को आदेश की भाषा का शब्दशः प्रयोग करना चाहिए यानी कि ऑर्डर की भाषा में लिखना चाहिए। दूसरा, उत्तर देने की तिथि को निर्धारित करना चाहिए। तीसरा, कुछ आदेशों के अंदर राष्ट्रपति या सरकार के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होते हैं। यही व्यक्ति कर सकता है जिसे संविधान ने यह करने की पदवी दी है, अन्यथा प्रारूपण में दोष निकाला जा सकता है। चौथा, उस प्रारूप से संबंधित सभी संदर्भों एवं पत्रों को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। अब शुरू करते हैं प्रतिवेदन के बारे में। सामान्य तौर पर प्रतिवेदन और रिपोर्ट शब्द का अर्थ समान लिया जाता है। रिपोर्ट किसी घटना का सामान्य विवरण है, वहीं प्रतिवेदन इससे भिन्न एक विस्तृत दृष्टि रखता है यानी डाइवर्सिफाइड व्यू रखता है। यह एक प्रकार का लिखित विवरण है जिसमें किसी कार्यक्रम घटना कार्य योजना आदि के कार्यकलापों का अनुभव और विभिन्न तथ्यों से परिपूर्ण लेखा जोखा होता है। प्रतिवेदन और विज्ञप्ति किसी भी कार्यालय के दो महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इन दोनों विधाओं के बिना किसी भी कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है। सबसे पहला महत्व है संचार का साधन। प्रतिवेदन जानकारी के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह सूचना को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है जिससे संबंधित पक्षों को समझने में आसानी होती है। दूसरा, प्रतिवेदन निर्णय लेने में सहायता करता है क्योंकि ये विभिन्न विकल्पों और स्थितियों के विश्लेषण और निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। तीसरा, प्रतिवेदन किसी घटना प्रक्रिया या स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है जो भविष्य के संदर्भों के लिए रिकॉर्ड के रूप में काम आ सकती हैं। चौथा, जवाबदर्शिता और पारदर्शिता। प्रतिवेदन से सरकारी कर्मचारियों के क्रियाकलाप में पारदर्शिता आती है। और पांचवा, इसके माध्यम से विभिन्न घटनाओं गतिविधियों का मूल्यांकन किया जा सकता है।